सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के बारे में। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि देखेंगे कि आखिरकार ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बेसिक रूल्स क्या हैं, एजम्पशंस और कंडीशंस क्या हैं। थ्योरी कवर करने के साथ साथ आज हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो होगा सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स के बारे में। अगर देखा जाए कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। एक एक करके वो सारी कैटेगरीज, सारे टाइप्स प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम n जॉब्स 2 मशीन्स के थ्रू कैसे परफॉर्म की जाती हैं ये अंडरस्टैंड करेंगे। सो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च में से। ऑपरेशन रिसर्च अगर देखा जाए तो ग्रेजुएट चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हो तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ऑपरेशन रिसर्च में सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होता क्या है। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पे फेस करनी पड़ती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम सर? देखो सिंपल है, आपके पास अगर एक से ज्यादा मशीन है और आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स उस मशीन पे परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको ना एक प्रॉपर सीक्वेंस अरेंज करना पड़ेगा कि किस हायरार्की में, किस सीक्वेंस में कौन सी जॉब पहले परफॉर्म की जाए और कौन सी जॉब बाद में परफॉर्म की जाए। सर ऐसा क्यों? कोई भी जॉब कभी भी ऐसे ही बिना डिसीजन के, बिना सीक्वेंस के, बिना ऑर्डर के हम परफॉर्म नहीं कर सकते। देखो सिंपल है, अगर आप सीक्वेंस वाइज मशीन्स के थ्रू अपनी जॉब्स को प्रोसेस करवाओगे तो मशीन को प्रोसेस करने में टाइम कम लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मशीन 1 में पहली ऐसी जॉब इंसर्ट कर देते हो जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बहुत ज्यादा टाइम लगने का मतलब जॉब परफॉर्म नहीं होगी तो मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 तब तक वेट करती रहेगी जब तक मशीन 1 से वो प्रोसेस होके जॉब बाहर नहीं आ जाती, यानी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा सीक्वेंस डिसाइड करना है जिससे कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बिजनेस को मिल सके। टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी कम लगे, आउटपुट भी ज्यादा हो, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम बेसिकली एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके हम बिजनेस के जॉब परफॉर्म करने के एक ऑर्डर को, एक सीक्वेंस को डिसाइड कर लेते हैं और वही सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं ताकि कम से कम टाइम लगे, कॉस्ट भी कम आए, प्रॉफिट भी ज्यादा हो और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो। सो मशीन्स को वेट ना करना पड़े एक पर्टिकुलर जॉब के परफॉर्म होने के लिए, या फिर अगर वेट करना भी पड़े तो कम से कम वेट करना पड़े, ऐसा सीक्वेंस हमें अरेंज करना होता है। और ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने वाला पर्सन कौन था? जॉनसन, और उसी ने इसको सॉल्व किया, इसलिए हम इसको जॉनसन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। सीक्वेंसिंग रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ appropriate order of processing different jobs through different machines। डिफरेंट जॉब्स को डिफरेंट मशीन्स पे प्रोसेस करने के लिए एक ऑर्डर सिलेक्ट करना, मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस डिसाइड करना, इसको कहते हैं सीक्वेंसिंग। दिस इज अ मेथड, बेसिकली दिस इज अ टेक्निक, दिस इज अ मेथड which will help in optimizing the production process through reducing the processing time and cost। यानी ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और टाइम और कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास मान लो 2 मशीन्स हैं, मशीन 1 एंड मशीन 2। एक पर्टिकुलर जॉब जो है वो मशीन 1 पे पहले परफॉर्म होगी, तभी मशीन 2 पे वो आगे भेजी जा सकती है। सो हमें एक ऐसा सीक्वेंस डिसाइड करना होगा जिससे मशीन 1 और मशीन 2 को मिनिमम से मिनिमम वेट करना पड़े, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमें मिल सके।
अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन पहले इसकी ना कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं। यानी ये इसकी एजम्पशंस हैं, अगर ये एजम्पशंस आप फॉलो करोगे तभी सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, सीक्वेंसिंग मेथड, सीक्वेंसिंग टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है ये? देयर विल बी नो इंटरप्शन इन द प्रोसेसिंग सच एज मशीन ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट्स और वर्क इलनेस। वर्क प्रोसेस के दौरान मशीन खराब नहीं होगी, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। सर खराब तो हो सकती है ना, आई नो खराब हो सकती है, लेकिन वी आर एज्यूमिंग कि ये खराब नहीं होगी, तभी हम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। ना ही वो ब्रेकडाउन होगी, ना ही कोई एक्सीडेंट होगा, ना ही कोई वर्क इलनेस होगी। सेकेंड, set of jobs is known and no new jobs arrive after the processing starts and nor a job is cancelled। यहां पर हमें कह रहे हैं कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने से पहले हमें ऑलरेडी पता है कि हमने ये वाली जॉब परफॉर्म करनी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस हम कोई नई जॉब ऐड नहीं करेंगे और ना ही कोई एग्जिस्टिंग जॉब को सीक्वेंस में से निकालेंगे। तो ये सेकेंड रूल है, कंडीशन है, एजम्पशन है। थर्ड, द प्रोसेसिंग टाइम आर नोन एंड डू नॉट चेंजेस। एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है ये भी हमें पता है, और वो टाइम चेंज नहीं होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो प्रिंटिंग करनी है, तो प्रिंटिंग करने के लिए एक पेज को कितना टाइम लगता है वो हमें ऑलरेडी पता है, और वो टाइम चेंज नहीं होगा, ये भी हम मान के चलेंगे। नेक्स्ट, द सिंगल जॉब कैन बी प्रोसेस्ड ऑन अ गिवन मशीन एट अ टाइम। एक समय में एक मशीन एक ही जॉब को परफॉर्म कर सकती है। दैट इज ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली ऑन एनी मशीन। किसी भी मशीन पे एक से ज्यादा यानी दो जॉब्स एक साथ परफॉर्म नहीं की जा सकती, ये भी हम मान के चलते हैं। Once an operation is started, must be completed before starting another operations on the same machine। एक मशीन पे अगर आपने एक जॉब स्टार्ट कर दी है तो पहले वो जॉब खत्म होगी, तब जाके हम दूसरी जॉब उस पे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है, ईच मशीन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। जितनी भी मशीन हमारे पास हैं उन सबका यूज अलग है, उनका परफॉर्मेंस अलग है, उनका टाइम टेकिंग अलग है, सेम नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोसेसिंग टाइम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, दैट इज नो जॉब इज गिवन प्रायोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है। कहने का मतलब हम किसी जॉब को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे शर्ट बनाने के लिए पहले हमें फाइबर चाहिए, जो भी है कपड़ा, फिर हमें थ्रेड चाहिए, थ्रेड उसके ऊपर यूज किया जाएगा, स्टिचिंग की जाएगी, फिर बटन लगाए जाएंगे, ऐसा सब कुछ हम नहीं मानते। यानी ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम वहां यूज होगी जहां पर किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए एग्जिस्टिंग सीक्वेंस नहीं है। मतलब पहले जॉब 1 परफॉर्म करनी है तभी जॉब 2 परफॉर्म होगी, ऐसा सीक्वेंस हम नहीं मान के चल रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी जॉब को कभी भी पहले परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग, मेरे पास 5 बुक्स हैं, मैं चाहे पहले फर्स्ट बुक की प्रिंटिंग स्टार्ट करूं, चाहे फोर्थ बुक की प्रिंटिंग स्टार्ट करूं, इट डजंट मैटर। सो किसी भी जॉब को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने आप सीक्वेंस सिलेक्ट करेंगे। जिसको कम टाइम लगता होगा वो पहले परफॉर्म होगी, जिसको ज्यादा टाइम लगता होगा वो लास्ट में परफॉर्म होगी। तो किसी भी जॉब को लेके हम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि पहले इसी को परफॉर्म करो, अगर ये ना हुई तो अगला काम नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ हम नहीं मानते। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जॉब्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब है कि एक से, मतलब जैसे आपने पहली मशीन पे काम किया, उसके बाद उसको दूसरी मशीन पे जब आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो टाइम नहीं लगेगा, हम ये मानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है वो 0 है, कोई भी टाइम नहीं लगेगा एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफर करने के लिए। चलिए, ऐसे ही लास्ट जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कितने तरह की होती है तो मैंने बताया, हालांकि ये बहुत तरह की होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। प्रोसेसिंग n जॉब्स थ्रू वन मशीन, n jobs through 2 machines, 3 machines, 4 machines, 5 machine, 6 machines। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sequencing problem of n machines through m machines।
यानी मशीन्स की वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है, 5, 6, 7, 8 जितनी मर्जी हो सकती है। अभी हम 6 तक का डाटा लेके आए हैं, इसके बाद हो सकता है हमें 2 जॉब्स परफॉर्म करनी हो और मशीन्स ज्यादा हो। सो आज हम फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सो चलिए, अब थ्योरेटिकल नॉलेज अंडरस्टैंड करने के बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप ये चैप्टर बुक में से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको 4, 5 या 6 स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। डिफरेंट स्टेप्स एग्जाम के लिए याद करना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है जब आप बुक ओपन करके बैठो तब आपको स्टेप्स याद हो जाएं, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो तो स्टेप्स आपको भूल जाएं। तो स्टेप्स लर्न नहीं करने हैं, आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप्स कोई भी याद नहीं करने, क्योंकि स्टेप्स याद करोगे तो हो सकता है एग्जाम से पहले या एग्जाम तक वो आप स्टेप्स ही भूल जाओ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑफ n जॉब थ्रू 2 मशीन्स। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अ बुक बाइंडर हैज 1 प्रिंटिंग प्रेस एंड 1 बाइंडिंग मशीन। तो एक कंपनी है बुक बाइंडर जो बुक्स प्रिंट करती है और फिर उनको बाइंड करके सेल करती है। सो उनके पास 2 मशीन्स हैं, एक है प्रिंटिंग मशीन और एक है बाइंडिंग मशीन। तो 2 मशीन्स, जॉब्स कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो एक बुक बाइंडिंग कंपनी है, एक बुक बाइंडिंग वेंडर है जो बुक्स बना के सेल करता है। 2 मशीन्स हैं उसके पास और उसके 7 बुक्स हैं, उसने 7 बुक्स प्रिंट करके बाइंड करके मार्केट में बेचनी है। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग ऑपरेशंस फॉर डिफरेंट बुक्स आर शोन बिलो। सो कितना टाइम लगेगा एक बुक को प्रिंटिंग होने में और बाइंडिंग होने में वो हमें गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट बुक की, तो फर्स्ट बुक को प्रिंट होने में 30 डेज लगते हैं, बाइंड होने में 35 डेज लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनका एक सीक्वेंस डिसाइड करना है। सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगा, देखो सिंपल है। सबसे पहले मैं यहां पर एक रेक्टेंगल टाइप ड्रॉ कर लेता हूं। अब इसमें मैं अपना सीक्वेंस लिखता जाऊंगा। जब आप सीक्वेंस स्टार्ट करोगे ना, तो कैसे स्टार्ट करना है इसको समझो, स्टेप्स लर्न मत करो। मशीन 1 प्रिंटिंग जो है वो, इसको मैं मशीन 1 कह रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंटिंग यानी कि मशीन 1, और बाइंडिंग को मैं मशीन 2 कह रहा हूं, वो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड। बाइंडिंग इसको मैं कहूंगा मशीन 2। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये जो रेक्टेंगल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो मैंने यहां सेंटर में से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 बुक्स हैं। 7 बुक्स में से सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, प्रिंटिंग में भी और बाइंडिंग में भी सबसे कम टाइम किसके पास लग रहा है। अब देखो फर्स्ट अगर आप जॉब परफॉर्म करते हो तो प्रिंटिंग में 30, यहां 35, 100, 70, 90, 85, 30, 40, 130, 100, 25, 45, 75, 60। तो सबसे कम टाइम आपको लग रहा है 25 डेज। किसमें लग रहे हैं, प्रिंटिंग में, यानी मशीन 1 पे। अब याद कर लो, एक ही रूल आपने याद करना है और कोई स्टेप नहीं। रूल ये है कि अगर मशीन 1 यानी प्रिंटिंग में से सबसे कम टाइम की अमाउंट आपके सामने आती है तो उस जॉब को आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। कैसे सर, देखो सिंपल है। मशीन जो है हमारे पास 1, मशीन 1, उसमें सबसे कम टाइम लग रहा है कौन सी जॉब परफॉर्म करने के लिए, 6th नंबर जॉब परफॉर्म करने के लिए। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, यानी पहला सीक्वेंस में किसको परफॉर्म करूंगा, सबसे पहले मैं किसको परफॉर्म करूंगा, जॉब नंबर 6 को, क्योंकि उसको सबसे कम टाइम लग रहा है। और अगर सर ये सबसे कम टाइम मशीन 2 पर आता तो भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते, नहीं, तब हम राइट हैंड से स्टार्ट करते। तभी तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मशीन 1 और मशीन 2। अगर कम टाइम मशीन 2 में से आता, बाइंडिंग में से सबसे कम टाइम आता, तो उस जॉब को हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते, यानी यहां से स्टार्ट करते। अब हमने कहां से स्टार्ट किया,
बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से। ऐसे ही जब हमने इसको देख लिया तो आप इसको ना क्रॉस कर दो। क्रॉस करने का मतलब है कि अब इसको दोबारा आपने नहीं देखना। सीक्वेंस डिसाइड करते हुए अब ये आपका कैंसिल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखो सबसे कम टाइम अब किस में है, 30। 25 के बाद अब नेक्स्ट 30 ही है, 32 टाइम्स है। यहां पर भी 30 है और यहां पर भी 30 है, तो कौन सा वाला 30 चूज करें? आप कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम टाइम आपने चूज करना है ना, दोनों ही 30 हैं तो दोनों में से कोई भी एक जॉब सिलेक्ट कर लो। चलो हम सिलेक्ट करते हैं जॉब 4, ठीक है, 4th को मैंने सिलेक्ट किया, जॉब 4। अब नेक्स्ट सीक्वेंस में जॉब 4 आएगी, लेकिन कहां से स्टार्ट करना है सर इसको, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? तो देख लो ना, ये कौन से मशीन का सबसे कम टाइम है, मशीन 1 का, यानी ये कहां से स्टार्ट होगी, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से। तो 6th जॉब सबसे पहले परफॉर्म की जाएगी, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे जॉब नंबर 4। अब इसको भी आप कैंसिल कर दो। इसके बाद सबसे कम टाइम किसके पास है, मशीन 1 के पास, इसमें भी 30 मिनट्स है। ये कहां से स्टार्ट होगी, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से। रीजन, क्योंकि ये मशीन 1 में सबसे कम टाइम है, मशीन 2 में अभी तक सबसे कम टाइम आया ही नहीं, तो इसको भी हम अब कैंसिल कर देते हैं। तो ये रूल याद हो गया ना आपको, मशीन 1 में से अगर सबसे कम टाइम आए तो आपने बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। अगर मशीन 2 में से सबसे कम टाइम आता है तो उस जॉब को आपने बिल्कुल एंडिंग से स्टार्ट करना है। अब जैसे आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास 170 है, तो 70 कम है, 90 85 अभी भी 70 कम है, 130 100 अभी भी 70 कम है, 75 60 अब 60 कम है। तो इसका मतलब अब हम 7th जॉब परफॉर्म करेंगे। 7th जॉब परफॉर्म करेंगे, लेकिन इसका सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? राइट हैंड साइड से, क्योंकि सबसे कम टाइम अब कौन सी मशीन में से निकल के आया है, जो मशीन 2 है। सो मशीन 2 सबसे कम टाइम लेके चल रही है, इसीलिए अब हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड का मतलब क्या है सर, राइट हैंड साइड का मतलब है बिल्कुल एंडिंग यहां से 7। तो इसको भी अब हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद सबसे कम टाइम कहां पर है, 70। ये कौन सी मशीन में है, मशीन 2 पे। मशीन 2 में अगर सबसे कम टाइम आता है तो बिल्कुल एंडिंग से स्टार्ट करना है, रिवर्स गियर में आपने स्टार्ट करना है। 7 के बाद यहां पर मैं लिखूंगा मशीन जॉब 2। तो ये इस तरह सीक्वेंस बनेगा। सर 7 के आगे 2 नहीं लिखना था, नहीं, रिवर्स स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये रूल याद कर लो। अब इसको भी कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद सबसे कम टाइम किसमें है, 90 85 130 100 ऑब्वियसली 85। ये कौन सी मशीन में से है, अगेन मशीन 2 में से है, यानी एंड से स्टार्ट होगा यहां से, तो 3। इसके बाद तो एक ही मशीन बची 5। तो अब मैं ये बीच की जो लाइन है मैं इसको इरेज कर दूंगा, ये मेरे को नहीं चाहिए। सो अब बची कौन सी, एक ही बची 5। तो ये हमारा बन जाएगा सीक्वेंस 6 4 1 5 3 2 7। सर 6 1 4 5 3 2 7 ये भी बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां पर टाई हुआ था, तो 1 पहले और 4 बाद में आएगा। सर आंसर में कोई चेंज तो नहीं आएगा, मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं, सेम आंसर आएगा, कोई मार्क्स नहीं कट होंगे। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में आपका सीक्वेंस डिसाइड करना होता है। सीक्वेंस डिसाइड करने के कोई स्टेप्स आपने लर्न नहीं करने, आपने सिर्फ और सिर्फ रूल याद करना है। रूल क्या है, एक रेक्टेंगल बनाओ, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद मशीन 1 लेफ्ट साइड लिखो, मशीन 2 राइट साइड लिखो। फिर उसके बाद सबसे कम टाइम कहां पर आ रहा है उसको सिलेक्ट करो। अगर तो वो मशीन 1 में से आ रहा है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, अगर वो मशीन 2 में आ रहा है सबसे कम टाइम तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। अब आपका सीक्वेंस डिसाइड हो गया। फाइनली अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे जॉब, यानी जो जॉब सीक्वेंस अभी हमने डिसाइड किया। तो क्या है जॉब सीक्वेंस, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले 6
डिवाइड करते जाएंगे हम इसको। सबसे पहले हम जॉब नंबर 6 परफॉर्म करेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 1, देन इसके बाद 5, 3, 2 एंड लास्ट इज 7। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। इसको हम डिवाइड कर देते हैं ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो कोई मिस्टेक ना हो। ओके, सो इतना डिवाइड करने के बाद अब सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे मशीन 1। मशीन 1 कौन सी है हमारे पास? प्रिंटिंग। मशीन 1, यहां पर हम लिखेंगे इन टाइम यानी कितने पे मशीन स्टार्ट हुई, और यहां पर हम लिखेंगे आउट टाइम यानी कितने पे मशीन बंद हुई। ऐसे ही हम यहां पर लिखेंगे बाइंडिंग मशीन 2, और यहां पर भी हम लिखेंगे इन टाइम और साथ में आउट टाइम। यहां पर हम लिखेंगे आइडल टाइम ऑफ मशीन बी, यानी मशीन जो 2 है, जो बाइंडिंग मशीन है, उसको कितनी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि सिंपल है ना, जब तक प्रिंटिंग नहीं होती तब तक बाइंडिंग नहीं होगी। तो कौन सी जॉब पहले परफॉर्म करनी है, कौन सी बाद में करनी है, इसकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी है कि पहले मशीन 1 में से जॉब निकलेगी तभी मशीन 2 में जाएगी ना। कटिंग होगी शर्ट की तभी उसकी स्टिचिंग होगी ना, पहले स्टिचिंग और बाद में कटिंग थोड़ी पॉसिबल है। तो सिमिलरली पहले प्रिंटिंग फिर बाइंडिंग। तो अगर हम अपना डाटा देखें तो सबसे पहले हमें कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, सो सबसे पहले हमें जॉब 6 परफॉर्म करनी है। जॉब 6 की अगर हम बात करें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो प्रिंटिंग में इसको 25 दिन लगते हैं, 25 डेज। इसका मतलब जब हम प्रिंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इसका इन टाइम होगा 0 और आउट टाइम होगा 25 डेज, यानी 25 दिन बाद हमारी 6th जॉब, 6th बुक प्रिंटिंग हो चुकी होगी। इसका मतलब बाइंडिंग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक प्रिंटिंग नहीं होगी। तो बाइंडिंग मशीन को कितने दिन वेट करना पड़ा? 25 दिन इसको वेट करना पड़ा, यानी 25 डेज तक ये आइडल पड़ी रही, फ्री पड़ी रही, हम इसको यूज नहीं कर पाए। तो इसका इन टाइम क्या होगा? 25। सर इसका इन टाइम 0, इसका 25, क्योंकि इसको तो हमने फर्स्ट डे से ही यूज करना स्टार्ट कर दिया था, प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। बाइंडिंग मशीन हम लेकर आ गए थे बिजनेस में, लेकिन 25 दिन ये आइडल पड़ी रही, फ्री पड़ी रही, क्योंकि प्रिंटिंग जब तक नहीं होती तब तक बाइंडिंग नहीं होगी। अच्छा, अब बाइंडिंग में कितना टाइम लगेगा? बाइंडिंग में 45 डेज लगेंगे। विजिबल है सबको, है ना? 45 डेज लगेंगे इसकी बाइंडिंग को। तो 25 में ये स्टार्ट हुई, 45 डेज के बाद ये आउट होगी, यानी बाइंडिंग कितने दिनों में कंप्लीट होगी? 45 डेज के बाद। तो 25 + 45 ये हमारे पास आ जाएगा 70। कोई आइडल टाइम यहां पर नोट हुआ? हां, मशीन बी में यहां पर आइडल टाइम था। मशीन बी यानी मशीन 2 यानी बाइंडिंग मशीन को 25 दिनों तक वेट करनी पड़ी। अब हम कौन सी जॉब परफॉर्म करेंगे? जॉब नंबर 4। इन टाइम क्या होगा? 25, क्योंकि प्रिंटिंग जो है वो 25 दिन चल चुकी है। अब नेक्स्ट जब हम 4th बुक प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका इन टाइम 25 होगा। अच्छा, अब हम 4th को अगर परफॉर्म करें तो प्रिंटिंग में 30 डेज लगेंगे और बाइंडिंग में 40 डेज। अब चलिए, सो 30 इसमें ऐड हो जाएंगे, 25 + 30 ये आ जाएगा 55। सो 55 डेट्स पे जाके, 55th डेट पे जाके इसने 4th बुक प्रिंट कर दी। अब आएगी बाइंडिंग की बारी। क्या बाइंडिंग को वेट करनी पड़ी? अब बाइंडिंग को वेट नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल है, यहां पर 25 दिन लगे थे प्रिंटिंग होने में, तब तक बाइंडिंग फ्री हुई थी, मतलब ये मशीन खाली पड़ी हुई थी। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें तो ये मशीन तो चल रही है, 70 डेज तक ये चली। उसके बाद अब ये 70th डेट को फ्री नहीं हुई, क्योंकि जो प्रिंटिंग है ना वो 55 डेज में प्रिंटिंग करके खत्म कर चुका है।
जैसे मान लो मैं प्रिंटिंग मशीन हूं, आप बाइंडिंग मशीन हो, मैंने 55th डेट पे जाके प्रिंटिंग खत्म कर दी, लेकिन आप अभी 6th जॉब ही परफॉर्म कर रहे थे। यहां देखो आपको 70 दिन लगे टोटल, 70th डेट पे जाके आपने बाइंडिंग खत्म की। तो जब तक आप बाइंडिंग खत्म कर रहे थे तब तक मैं नेक्स्ट बुक की प्रिंटिंग करके आपको दे चुका हूं। तो क्या अब आप वेट करोगे? नहीं। क्यों वेट करोगे जब आपके पास प्रिंटिंग ऑलरेडी आ चुकी है? तो यहां पर वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको प्रिंटिंग करके पहले ही दे दी है। तो सर फर्स्ट में मेरे को क्यों वेट करना पड़ेगा? आपको फर्स्ट पे इसलिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रिंटिंग ही नहीं की थी। मैं प्रिंटिंग मशीन हूं ना, तो मैंने प्रिंटिंग ही नहीं की थी। सो अब बाइंडिंग में कितने डेज लगेंगे? 40 डेज, यानी 70 + 40 110 डेज। अब कोई आइडल टाइम आया नहीं, अब मशीन बी को वेट नहीं करना पड़ा। ऐसे ही नेक्स्ट अब हम जॉब 1 परफॉर्म करेंगे। जॉब 1 को परफॉर्म करने के लिए इन टाइम 55 डेज है, आउट टाइम क्या होगा? जॉब 1 में 30 डेज प्रिंटिंग के लगेंगे, 35 डेज बाइंडिंग के लगेंगे। तो ठीक है, 55 + 30 85। सो 85 डेज में जाके मैंने एक और बुक प्रिंट कर दी और आपको दे दी। क्या अब आप वेट करोगे? नहीं। आप अभी 4th बुक बाइंड कर ही रहे थे। 4th बुक बाइंड होने से पहले पहले मैंने फर्स्ट बुक को प्रिंट करके आपको दे दिया। जब मैंने आपको बुक ऑलरेडी प्रिंट करके दे दी, तो क्या अब आप वेट करोगे? नहीं, आपके पास बुक आ चुकी है। आप जब भी 4th बुक को बाइंड करके फ्री होगे, उसके तुरंत बाद आपको फर्स्ट बुक बाइंड करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो आप देख सकते हो, आपने बाइंडिंग कब खत्म की? 110 डेज के बाद। मैंने तो 85 डेट के बाद ही आपको फर्स्ट बुक जो है वो प्रिंट करके दे दी, यानी यहां पर भी आप वेट नहीं करोगे, तुरंत स्टार्ट कर दोगे। सो 110 डेज बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। 35 डेज आपको और चाहिए फर्स्ट बुक को बाइंड करने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा? 145। तो अभी भी आइडल टाइम कोई नहीं आया। ऐसे ही अब नेक्स्ट जो जॉब है वो हम कौन सी परफॉर्म करेंगे? जॉब 5। इन टाइम कितना होगा? सेम 85। 5th जॉब परफॉर्म करने के लिए 130 डेज लगेंगे प्रिंटिंग को और 100 डेज लगेंगे बाइंडिंग को। तो चलिए 85 + 130 ये आ जाएगा 215। क्या अब आपको वेट करनी पड़ेगी? यस, वेट करनी पड़ेगी। 145 डेट पे, मतलब इस डेट तक 145 डेज पर आपने फर्स्ट बुक बाइंड कर ली। अब आप मेरे पास आ गए, आपने कहा कि सर लाओ 5th बुक की बाइंडिंग हो गई। तो मैंने कहा 5th बुक थोड़ी मोटी है, इसको बाइंड होने में 130 दिन लगने हैं, यानी जब 215 दिन हो जाएंगे ना, तब जाके मैं आपको बाइंडिंग करने के लिए दूंगा। आपने बोला सर मैं तब तक क्या करूं? तब तक आप फ्री। जब तक मैं 5th बुक बाइंड नहीं करता तब तक आप फ्री। तो कितना टाइम आपको फ्री बैठना पड़ा? जब तक 215 दिन कंप्लीट नहीं हो गए। तो 145 दिन पर आपने फर्स्ट बुक बाइंड कर दी थी। 5th बुक के लिए आपको कितने डेज वेट करना पड़ा? डिफरेंस देखो, 70। तो 215th डेट पे आपने बाइंडिंग स्टार्ट की, यानी आपको 70 दिन इंतजार करना पड़ा। और आपने कितना टाइम लिया इस बुक को प्रिंट बाइंड करने के लिए? 100 डेज। तो 315 डन। अच्छा, अब ऐसे ही अब हम थर्ड जॉब परफॉर्म करेंगे। इन टाइम क्या होगा इसका? 215 दिन। तो थर्ड मशीन प्रिंटिंग में लगेंगे 90 दिन, बाइंडिंग में लगेंगे 85 डेज, 85 दिन। तो ठीक है, 215 + 90 यह आ जाएगा 305। अब आपको क्या वेट करनी पड़ी? देखो ध्यान से, नहीं, आपने 5th बुक को बाइंड किया 315वें दिन में, मैंने 305वें दिन में ही नेक्स्ट बुक प्रिंट करके आपको दे दी। 10 दिन पहले मैंने आपको बुक दे दी प्रिंट करने के बाद। तो आप वेट क्यों करोगे? जैसे ही आप अपनी जॉब से फ्री होगे, जैसे ही आपकी मशीन बाइंडिंग करना खत्म होगी, उसी दिन सेम 315वें दिन ही आप थर्ड बुक की बाइंडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। और कितने दिन लोगे? 85 डेज लोगे आपको।
85 डेज लगेंगे आपको इसको बाइंड करने में, तो 315 प्लस 85, तो यहां पर अब कोई आइडल टाइम नहीं है। इसके बाद आती है सेकंड जॉब। सेकंड जॉब परफॉर्म करने के लिए प्रिंटिंग में लगेंगे 100 डेज और बाइंडिंग में लगेंगे 70 डेज। तो ठीक है, इन टाइम हमारे पास है 305, 100 डेज लगेंगे यानी 400। 5वें दिन मैं सेकंड बुक की प्रिंटिंग करके आपको दूंगा। क्या अब आपको इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, डिफरेंस देखो है ना, 400वें दिन में आपने थर्ड बुक की बाइंडिंग खत्म कर दी, आप मेरे पास आ गए, आपने कहा लाओ भाई सेकंड बुक की प्रिंटिंग हो गई, तो मैंने कहा 5 दिन और लगेंगे, तो 405वें दिन मैंने आपको बुक दी बाइंड करने के लिए। तो आपने कब काम स्टार्ट किया? 405वें दिन। कितने डेज लगे आपको? 70 दिन लगे। 475 डेट पे आपने बाइंडिंग खत्म कर दी। तो कितनी देर आपको वेट करना पड़ा? 5 दिन। तो यहां पर आइडल टाइम 5 आएगा। ऐसे ही लास्ट हमारे पास है सेवेंथ जॉब। सेवेंथ जॉब परफॉर्म करने के लिए 75 डेज प्रिंटिंग के और 60 डेज बाइंडिंग के लगेंगे। तो स्टार्ट टाइम हुआ 405, 75 इसमें ऐड करेंगे तो एंड टाइम हुआ 480। अब यहां पर भी डिफरेंस है, 475 डेट पे 475वें दिन आपने सेकंड बुक की बाइंडिंग खत्म कर दी थी। आप मेरे पास आ गए कि लाओ भाई लास्ट 7th बुक लाओ, मैं इसकी बाइंडिंग करूं। मैंने कहा भाई मेरे को 5 दिन और लगेंगे। देखो ना, 475 और 480, मैंने कहा मेरे को 5 दिन और चाहिए तब मेरी प्रिंटिंग खत्म होगी। तो आप काम कब स्टार्ट करोगे? क्या आप तुरंत काम स्टार्ट कर सकते हो? नहीं, आपकी मशीन को 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं प्रिंटिंग खत्म करूं। और कितनी डेट में आप प्रिंटिंग खत्म करोगे? 60 डेज आपको लगेंगे यानी 540। तो यहां पर आइडल टाइम कितना आएगा? 5। तो बस ये हमारे पास सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले टोटल इलैप्स टाइम, यानी टोटल दोनों मशीन्स को कितने डेज लगे? 540 डेज लगे प्रिंटिंग और बाइंडिंग करने के लिए। मशीन ए जो है वो प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग को क्या कभी कोई वेट करना पड़ा? यस, 488 डे पे ये फ्री हो चुकी थी। 540 वो लास्ट डेट थी जब बाइंडिंग हुई, तो इसको कितनी डेट वेट करना पड़ा? कितने डेज वेट करना पड़ा? 540 माइनस 480। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है, जब मशीन 1 बंद हुई और जब मशीन 2 बंद हुई, उन दोनों का गैप कितना आ जाएगा? 60 डेज। और मशीन जो बाइंडिंग वाली है उसको कितना टाइम फ्री बैठना पड़ा? आइडल टाइम क्या है उसका? वो ये सब प्लस करके आएगा, 25 प्लस 70 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा? 5, 30, 35, 105। सो 105 डेज बाइंडिंग मशीन को वेट करना पड़ा प्रिंटिंग होने के बाद। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ऑफ n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो ना तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।